स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विदेशी व्यापार गुणक फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर जो है उसकी कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, क्रिटिसिज्म, उसकी आलोचनाएं कौन कौन सी की गई, सीमाएं क्या हैं, और साथ ही साथ जो विदेशी व्यापार गुणक है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने विदेशी व्यापार गुणक क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देता हूँ कि विदेशी व्यापार गुणक जो होता है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, उसको एक तरह से हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर भी कहते हैं, निर्यात गुणक भी कहते हैं। और जो विदेशी व्यापार गुणक है वो एक तरह से क्या बताता है कि जब किसी कंट्री के देश के निर्यात बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट अगर बढ़ते हैं, तो वहाँ के जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो इंडस्ट्री हैं उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम भी एक तरह से क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर हो गया। जो विदेशी व्यापार गुणक है एक तरह से वो क्या बताता है कि जब किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स जो निर्यात हैं अगर वो बढ़ते हैं तो निर्यातों के बढ़ने से जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हैं, निर्यातों से संबंधित जो उद्योग हैं, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो इनकम है वो भी एक तरह से क्या होगी, बढ़ेगी। और जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो आगे क्या करेगी, जो वस्तु एवं सेवाओं की मांग है उसको उत्पन्न करेगी। गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है वो भी एक तरह से क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन ये जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है या नेशनल इनकम हम कह सकते हैं कितनी बढ़ेगी, वो एक तरह से किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक तो सीमांत आयात प्रवृत्ति कितनी है। क्लियर हो गया। सीमांत आयात प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति ये दोनों कितनी हैं इसके ऊपर एक तरह से निर्भर करता है। क्योंकि देखिए, जो विदेशी व्यापार गुणक हमने पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप विदेशी व्यापार गुणक को देख सकते हैं। और देखिए, विदेशी व्यापार जो गुणक है उसका फॉर्मूला के इक्वल टू या के एफ लिख सकते हैं। ठीक है, फॉरेन मल्टीप्लायर हमारा है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, तो विदेशी व्यापार गुणक इक्वल टू क्या होता है, 1/MPS। ठीक है, सीमांत बचत प्रवृत्ति प्लस सीमांत आयात प्रवृत्ति, MPM, ये इसका फॉर्मूला होता है। जब हमें MPS और MPM, सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत आयात प्रवृत्ति, अगर ये दोनों पता हैं तो इसके आधार पर हम विदेशी व्यापार गुणक का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, विदेशी व्यापार गुणक हैं वो बहुत सारी जो मान्यताएं हैं, एजम्पशंस है, उनके ऊपर डिपेंड है, और वो मान्यता एक तरह से क्या कही जाती हैं, अवास्तविक कही जाती हैं, और उसी के आधार पर इसकी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। तो कौन कौन सी सीमाएं हैं, कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वो है, निर्यात जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, और निवेश जो है वो भी स्वतंत्र नहीं होता है। देखिए, विदेशी व्यापार की जो अवधारणा है उसमें एक तरह से क्या माना गया है कि किसी देश के निर्यात और निवेश जो होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, राष्ट्रीय आय का जो स्तर है, नेशनल इनकम का जो लेवल है, उसमें नेशनल इनकम में जो परिवर्तन होता है, राष्ट्रीय में जो परिवर्तन होता है, उसका निर्यातों और निवेश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया। विदेशी व्यापार गुणक एक तरह से किस पे आधारित हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में निर्यात और निवेश जो होते हैं वो राष्ट्रीय आय के आकार में, जो नेशनल इनकम है उसके आकार में, साइज में परिवर्तनों से एक तरह से वो इंडिपेंडेंट होता है। अगर नेशनल इनकम में किसी तरीके से कुछ चेंजेस आ जाता है तो निर्यात और निवेश जो होता है उस देश का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होता है, हमेशा निर्यात बढ़ने से, क्योंकि देखिए जो विदेशी व्यापार गुणक है वो क्या बताता है का निर्यात अगर बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय का जो स्तर है वो भी एक तरह से क्या होगा, बढ़ेगा। किसी देश की जो नेशनल इनकम है वो एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ साथ में नेशनल इनकम भी क्या होती है, बढ़ती है। ये बताता हमारा विदेशी व्यापार गुणक। लेकिन ऐसा होना हमेशा कोई जरूरी नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़े, ठीक है, या जब से किसी कंट्री के जो इंपोर्ट है, आयात बढ़ते हैं, तो आयात बढ़ने के साथ साथ में भी नेशनल इनकम भी बढ़ सकती हैं। अब देखिए कैसे हो सकता है कि माना कि जैसे भारत है वो कुछ आयात कर रहा है, अब देखिए आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि माना कि हम क्या करते हैं, जो कैपिटल गुड्स होती हैं उनका अगर इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमने दूसरे देशों से, अमेरिका से कोई एक मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, उसका आयात किया है, और उसका प्रयोग हम यहाँ पे कहाँ
पे कर रहे, किसके लिए कर रहे हैं, नए जो गुड्स हैं सर्विसेज हैं उनका प्रोडक्शन करने के लिए। तो इससे हमारी जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी वो एक तरह से क्या हो रही है, बढ़ रही है, और जिससे नियर फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, राष्ट्रीय आय क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ आयात ऐसे होते हैं जिनसे भी नेशनल इनकम बढ़ती है। हमेशा केवल जो एक्सपोर्ट है, निर्यातों से ही राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ती हैं, कुछ इंपोर्ट्स भी होते हैं जिनसे भी राष्ट्रीय आय बढ़ती हैं। तो ये फर्स्ट इसका आलोचना हो गई, इसकी सीमाएं हम कह सकते हैं। दोनों को हमने एक साथ देख लिया था, निवेश और निर्यातों का। उसके बाद में पश्चता रहित विश्लेषण, लेगलेस एनालिसिस। देखिए जो विदेशी व्यापार गुणक है वो एक तरह से क्या बताता है कि जब किसी देश के निर्यात बढ़ते हैं तो निर्यातों में वृद्धि होने से तुरंत ही उस देश की जो राष्ट्रीय आय है वो एक तरह से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो तुरंत एक तरह से क्या हो रही है, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। इसको हम एक तरह से तत्कालीन प्रक्रिया माना गया है। जब हमने इसकी मान्यताएं पढ़ी थी तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि विदेशी व्यापार गुणक वो एक तरह से क्या है, तत्कालीन प्रक्रिया है। निर्यातों में अगर वृद्धि होती है तो जो राष्ट्रीय आय है वो एक तरह से तुरंत बढ़ जाएगी। लेकिन वास्तविक जीवन में हम देखते हैं तो तुरंत वृद्धि नहीं होगी, उसमें क्या होता है, कुछ टाइम लगता है। ठीक है, जिसको एक तरह से पश्चता रहित विश्लेषण एक तरह से हो गया कि इसमें टाइम पीरियड जो होता है उसको शामिल नहीं किया गया है। और इस तरीके से विदेशी व्यापार की जो अवधारणा है वो एक तरह से क्या हो जाती है, अवास्तविक, अनरियलिस्टिक हो जाती हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट इसकी जो सीमाएं हैं, आलोचना वो क्या है, पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता। अब देखिए विदेशी व्यापार गुणक जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने क्या मान लिया कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक तरह से क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। वास्तविक जीवन में अगर हम देखें, ठीक है, देखिए मान्यता हमारी क्या है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। लेकिन वास्तविक जीवन में अगर हम देखें कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो नहीं होती है। कोई सी भी अर्थव्यवस्था हो वहां पर एक तरह से क्या होता है, कुछ न कुछ तो बेरोजगारी पाई जाती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का लेवल होता है, अपूर्ण रोजगार की स्थिति वास्तव में पाई जाती है। और जब किसी अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार की स्थिति होती है तो इस स्थिति में विदेशी व्यापार गुणक जो होता है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर सकता है। देखिए इसके सही तरीके से कार्य करने के लिए क्या जरूरी है, अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार होना चाहिए। लेकिन वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत बेरोजगारी जो है वो पाई जाती हैं। और इसी कारण से हमारा जो विदेशी व्यापार गुणक है, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है, वो एक तरह से सही तरीके से कार्य नहीं कर सकता है। इसी तरीके से हम देखें नेक्स्ट, इसमें एक तरह से क्या माना गया था कि जो विदेशी व्यापार गुणक है उसके लिए दो देश, इसमें दो देशों का ही अध्ययन किया गया है। ठीक है, ये दो से अधिक देशों पर लागू नहीं होता है। विदेशी व्यापार की जो अवधारणा है, विदेशी व्यापार गुणक की जो अवधारणा है वो दो देशों के लिए ही लागू होती हैं। जैसे एक देश के द्वारा अगर निर्यात आयात किए जाएंगे तो दूसरे देश की जो नेशनल इनकम है उसके ऊपर, राष्ट्रीय आय के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा देश अगर आयात और निर्यात करता है तो उससे पहले देश की जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। मतलब विदेशी व्यापार गुणक जो अवधारणा है उसमें दो देशों को लिया गया है और दो देश आपस में एक दूसरे की जो राष्ट्रीय आय है उसको प्रभावित करते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन में अगर हम देखते हैं तो जो व्यापार होता है वो दो से अधिक देशों के बीच में होता है। और जब व्यापार में दो से अधिक देश होते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका राष्ट्रीय आय के ऊपर, विभिन्न देशों का आपस में राष्ट्रीय आय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको अध्ययन करना एक तरह से बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही जटिल हो जाता है। ठीक है, जिसको इस विश्लेषण में नहीं लिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें, व्यापार प्रतिबंधों या बाधाओं और विनिमय नियंत्रणों की इसके अंतर्गत अवहेलना की गई है। जैसे हमने इसकी मान्यताएं पढ़ी थी, इसमें हमने क्या माना था कि जो दो देश हैं उनके बीच में जो व्यापार हो रहा है वो एक तरह से क्या है, स्वतंत्र है। मतलब उनमें किसी प्रकार का कोई टेरिफ, जो प्रशुल्क होता है, या जो आयात नियंत्रण है, संरक्षण है, इस प्रकार की जो नीतियां हैं वो नहीं होती, ऐसा मान्यताओं में हमने मान लिया था। लेकिन वास्तविक जीवन में अगर हम देखें तो विभिन्न देशों के बीच में या दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है वो स्वतंत्र व्यापार नहीं होता है, उनके सामने विभिन्न प्रकार की बाधाएं होती हैं। जैसे दो देशों के बीच में अगर आयात निर्यात होता है तो उनके ऊपर टैरिफ लगता है। कोई देश की जो सरकार है वो अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए जो कोटा है या जो संरक्षण की नीति है, प्रोटेक्शन की जो मेथड है, उसका वो एक तरह से यूज करती हैं। और साथ ही साथ जो विनिमय प्रणाली है उसको भी वो विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करके नियंत्रण करने का प्रयास करती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि दो देशों के बीच में होने वाला व्यापार,
ठीक है, उस पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध होते हैं, विनिमय नियंत्रण एक्सचेंज कंट्रोल होता है, लेकिन इस थ्योरी में ये जो विदेशी व्यापार गुणक है उसमें इनको सम्मिलित नहीं किया गया है, इसलिए एक तरह से इसकी हम कमी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मौद्रिक एवं राजकोषीय उपायों की अवहेलना। जो विदेशी व्यापार गुणक है उसके अंतर्गत एक देश मौद्रिक और राजकोषीय नीति जो अपनाता है उसको सम्मिलित नहीं किया गया है। मतलब इसमें जब हमने मान्यताएं पढ़ी थी उसमें हमने क्या मान लिया कि एक देश का जो सरकार है, सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय एक तरह से क्या होता है स्थिर। हमने मान्यताएं जब पढ़ी थी उसमें क्या मान लिया था सरकारी व्यय स्थिर होता है, साथ ही साथ जो घरेलू व्यय है वो भी स्थिर होता है, इनकी मान्यताओं में हमने पढ़ लिया था। लेकिन वास्तविक जीवन में अगर हम देखें कि किसी भी देश की जो सरकार है वो वहाँ की आर्थिक क्रियाओं में एक तरह से वो क्या करती हैं हस्तक्षेप करते हैं, जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं अर्थव्यवस्था में उसको नियंत्रित करने के लिए वो प्रयास करती रहती हैं, और इसके लिए वो जो मौद्रिक नीति होती हैं, जो राजकोषीय नीति होती हैं जिसमें सरकारी व्यय आ गया, टैक्सेशन पॉलिसी आ गई, कर हैं, इनका प्रयोग करके एक तरह से वो क्या करती हैं नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार गुणक में मौद्रिक और राजकोषीय उपायों को सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि वास्तविक जीवन में हम देखते हैं किसी भी देश की जो सरकार है वो आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए सरकारी व्यय है उसका सहारा लेती हैं। अब देखिए ये तो हो गई इसकी कुछ आलोचनाएं। अब देखिए विदेशी व्यापार गुणक जो है उसका क्या महत्व है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए विदेशी व्यापार गुणक जो हैं वो जो अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं, मतलब ऐसे देश जिनकी राष्ट्रीय आय में एक तरह से जो फॉरेन ट्रेड होता है, विदेशी व्यापार का जिन देशों की राष्ट्रीय आय में ज़्यादा अंश होता है उन देशों के लिए जो विदेशी व्यापार गुणक है वो एक तरह से क्या है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्लियर हो गया कि विदेशी व्यापार गुणक का महत्व सभी देशों के लिए होता है, लेकिन प्रमुख रूप से उन देशों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जिन देशों की राष्ट्रीय आय में विदेशी व्यापार का जो हिस्सा होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब इस आधार पर अगर हम महत्व देखें तो सबसे पहला जो इसका महत्व है वो क्या हो गया, निर्यात संबंधी नीतियों का आधार। एक देश के द्वारा जो निर्यातों को बढ़ाने के लिए नीति अपनाई जाती हैं, जैसे निर्यातों को बढ़ाने के लिए कोई देश क्या करता है अपने जो आयात होते हैं उनके ऊपर वो टैरिफ आयात प्रशुल्क लगा देता है, या आयात का जो कोटा है वो एक तरह से निर्धारित कर देता है, और इस प्रकार की नीतियों का वो प्रयोग करता है। और इन नीतियों का जो प्रयोग है वो किस लिए करता है, निर्यातों को बढ़ाने के लिए। तो निर्यातों को बढ़ाने के लिए, निर्यात क्षेत्र को विकसित करने के लिए किसी देश के जो आयात हैं उनको एक तरह से घटाना आवश्यक होता है, आयात प्रतिस्थापन की जो नीति हैं वो अपनाई जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो महत्व है वो निर्यात संबंधी नीतियों का जो आधार है वो विदेशी व्यापार गुणक होता है। दूसरा है भुगतान संतुलन में सुधार, इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं, अल्प विकसित देश होते हैं, वहां पर एक तरह से भुगतान शेष में असंतुलन की समस्या हमेशा बनी रहती है, और भुगतान संतुलन में अगर असंतुलन है तो उसको दूर करने के लिए वो कंट्री क्या करेगा, एक तरह से वहाँ के जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो निर्यात हैं उनको बढ़ाया जाएगा, या जो इंपोर्ट है जो आयात कर रहा है उनको एक तरह से लिमिटेड सीमित करना पड़ेगा। ठीक है, तो आयातों में कमी करके या उनको एक तरह से सीमित करके और निर्यातों को बढ़ा के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलन की स्थिति में है उसको संतुलन में लाया जा सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी देश में भुगतान शेष में सुधार करने के लिए या असंतुलन की स्थिति है तो उसको कम करने के लिए भी विदेशी व्यापार गुणक एक तरह से अपना महत्व रखता है। साथ ही साथ हम देखें घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं अपनी इनकम को, नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए जो घरेलू उद्योग हैं, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको वो एक तरह से विकसित कर सकती हैं। और घरेलू उद्योगों का विकास करने के लिए क्या जरूरी है, जो आयात किया जा रहा है उन आयातों के ऊपर एक तरह से नियंत्रण करना, और आयातों को नियंत्रित करने के साथ साथ में जो घरेलू उद्योग है उनको एक तरह से सब्सिडी देना,
जो निर्यात किया जा रहा है उनको एक तरह से निर्यातों के ऊपर प्रशुल्क हैं। इस प्रकार की विधियों का प्रयोग करके घरेलू उद्योग है उनको एक तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है। और साथ ही साथ नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंस वो है विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। जो अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं वो एक तरह से क्या करती हैं, दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करती हैं। तो इन आयातों को रोकने के लिए जो सरकार है वो एक तरह से क्या करती हैं, जो विदेशी निवेश हैं उसे अपने देश में, विदेशी कंपनियां जो हैं अपने देश में आकर अगर इन्वेस्टमेंट करेगी, अगर वो उद्योग स्थापित करेगी, तो इस स्थिति में क्या होगा, हमारी खुद की अर्थव्यवस्था में क्या होगा, प्रोडक्शन उत्पादन शुरू हो जाएगा। और जब हमारी अर्थव्यवस्था में उत्पादन शुरू हो जाएगा, हम व्यापार करेंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, वो एक तरह से क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो विदेशी व्यापार गुणक होता है वो अल्प विकसित देशों में, जो अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं, उनके निर्यातों को बढ़ाने में सहायता करता है। वहाँ के जो घरेलू उद्योग हैं उनको संरक्षण देने का कार्य करता है। वहाँ की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो प्रॉब्लम होती हैं उसको दूर करने में एक तरह से सहायक करता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो नीतियाँ हैं उनको लागू किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो टॉपिक है उनके बारे में और डिस्कस करेंगे।